नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। हमारे चैनल यूजी मोल्टेक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन 9 कारकों के बारे में जानेंगे जो मोल्ड बनाने की कीमत को प्रभावित करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया नवीनतम जानकारी और वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करें। 1. आपके प्लास्टिक उत्पाद की संरचना डिजाइन। 2. प्लास्टिक मोल्ड मानक। 3. हॉट रनर सिस्टम। 4. टूल स्टील। 5. मोल्ड कैविटी। 6. उपकरण सतह परिष्करण उपचार। 7. प्लास्टिक सामग्री। 8. टूल स्थान या निर्यात। 9. प्लास्टिक उत्पाद सहनशीलता। एक बड़े उत्पाद का मतलब यह नहीं है कि उपकरण एक छोटे उत्पाद की तुलना में अधिक महंगा और अधिक जटिल होगा। तो हमें ये कैसे परिभाषित करना चाहिए कि उपकरण वास्तव में जटिल या सरल है? ये सब आपके उत्पाद संरचना पर निर्भर करता है। मेरा मतलब है आपके उत्पाद डिजाइन और आवश्यकताओं इस बीच आपके उत्पाद के सभी सांचे अनुकूलित हैं। हम आपके प्लास्टिक टूल की कीमत केवल स्केच या उत्पाद डिजाइन ड्राइंग के आधार पर नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे कारक हैं जो टूल की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि वे क्या है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड की कीमत को प्रभावित करने वाले 9 कारक। 1. सबसे महत्वपूर्ण आपका उत्पाद या संरचना है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 समान उत्पाद है, तो एक उत्पाद को उपकरण बनाने के लिए किसी स्लाइडर या लिफ्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे को स्लाइडर या लिफ्टर बनाना होगा ताकि उत्पाद को आसानी से बाहर निकाला जा सके। इन 2 हिस्सों की तरह स्लाइडर या लिफ्टर वाला मोल्ड अधिक महंगा होगा, क्योंकि मशीनिंग की लागत अधिक होगी। मोल्ड असेंबली में अधिक समय लगेगा। उत्पाद संरचना की जटिलता का कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। प्रयास। अधिक जटिल मोल्ड डिजाइन के लिए डिजाइनर को अतिरिक्त समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें विचार मंथन, संकल्पना, मॉकअप बनाना और डिजाइन को परिष्कृत करना शामिल है। 2. आकार और आयाम। बड़े सांचे में आमतौर पर अधिक सामग्री और श्रम की आवश्यकता होती है, जिससे छोटे सांचे की तुलना में अधिक लागत आती है। 3. कौशल और विशेषज्ञता। जटिल मोल्ड डिजाइन के लिए अक्सर डिजाइनर से उच्च स्तर के कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और लीड समय बढ़ता है। 4. मोल्ड डिजाइन में स्लाइडर्स या लिफ्टर्स को शामिल करने से कुल लागत बढ़ सकती है। स्लाइडर और लिफ्टर मोल्ड के भीतर अतिरिक्त घटक हैं जो मोल्ड किए गए भाग में जटिल विशेषताओं या अनडिकट्स के निर्माण की अनुमति देते हैं। इन स्लाइडर्स या लिफ्टर्स की मशीनिंग की लागत कुल विनिर्माण व्यय में जुड़ जाती है। मोल्ड मानक। अलग अलग मोल्ड मानक की अलग अलग कीमत होगी। दुनिया में कुछ प्रसिद्ध मोल्ड मानक हैं, जैसे अमेरिकी डीएमई, यूरोप हास्को, जापान फुटाबा और चीनी एलकेम। वे विभिन्न प्रकार के मोल्ड बेस और मोल्ड घटक प्रदान करते हैं। कुछ देशों का कहना है कि मोल्ड बेस की तुलना में अधिक मजबूत होता है। व्यापक उपलब्धता। डीएमई मोल्ड बेस और घटक विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से व्यापक रूप से उपलब्ध है, जिससे मोल्ड निर्माण या संशोधन के लिए आवश्यक भागों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। व्यापक उत्पाद श्रृंखला। हैस्को मोल्ड बेस, घटकों और सहायक उपकरण की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो मोल्ड निर्माण और अनुकूलन के लिए विकल्पों का विस्तृत चयन प्रदान करता है। उनके उत्पाद कैटलॉग में मानक मोल्ड बेस, हॉट रनर सिस्टम, इजेक्टर सिस्टम और बहुत कुछ शामिल है। जापान फुटबा मोल्ड बेस विभिन्न प्रकार के मोल्डों के लिए उपयुक्त है, जिनमें इंजेक्शन मोल्ड, ब्लो मोल्ड और डाई कास्टिंग मोल्ड शामिल है। वे विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों को पूरा करते हैं। एलकेएम। वे विभिन्न प्रकार के मोल्ड बेस और मोल्ड घटक प्रदान करते हैं। कुछ देशों का कहना है कि वे मोल्ड बेस से अधिक मजबूत करते हैं। वे विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों को पूरा करते हैं। 3. हॉट रनर सिस्टम एक प्रकार का इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम है, जिसका उपयोग पिघले हुए प्लास्टिक को सीधे मोल्ड कैविटी में पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक मैनिफोल्ड, नोजल और हीटर होते हैं जो सिस्टम के माध्यम से प्रवाहित होने पर प्लास्टिक को पिघली हुई अवस्था में रखते हैं। यदि आपके उत्पाद के लिए हॉट रनर सिस्टम आवश्यक है, तो आपको हमें ये बताना होगा कि क्या आपके उत्पाद के लिए हॉट रनर सिस्टम आवश्यक है, क्योंकि हॉट रनर के विभिन्न ब्रांडों की कीमत अलग अलग होगी। यहाँ हॉट रनर सिस्टम के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. कोल्ड रनर का उन्मूलन। पारंपरिक इंजेक्शन मोल्डिंग के विपरीत, जो मोल्ड कैविटी में प्लास्टिक पहुंचाने के लिए रनर सिस्टम का उपयोग करता है, हॉट रनर सिस्टम कोल्ड रनर की आवश्यकता को समाप्त करता है। 2. बेहतर दक्षता और लागत बचत। कोल्ड रनर को खत्म करके हॉट रनर सिस्टम सामग्री की बर्बादी को कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लागत बचत होती है। पिघले हुए प्लास्टिक को लगातार तापमान पर रखा जाता है, जिससे चक्र का समय तेज हो जाता है और उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। 3. उन्नत पार्ट गुणवत्ता। हॉट रनर सिस्टम गेट वेस्टीज, वेल्ड लाइन और फ्लो मार्क्स जैसी समस्याओं को कम करके बेहतर पार्ट गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करते हैं। पिघले हुए प्लास्टिक का नियंत्रित तापमान और प्रवाह बेहतर सतह फिनिश में योगदान देता है और आयामी सटीकता। 4. लागत और जटिलता। पारंपरिक कोल्ड रनर सिस्टम की तुलना में हॉट रनर सिस्टम अधिक महंगे हो सकते हैं। उन्हें अधिक जटिल सेटअप और रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। हालांकि सामग्री की बचत, बेहतर हिस्से की गुणवत्ता और बढ़ी हुई उत्पादन दक्षता के संदर्भ में दीर्घकालिक लाभ अक्सर शुरुआती निवेश से अधिक होते हैं।
5. लचीलापन और डिजाइन स्वतंत्रता। हॉट रनर सिस्टम अधिक डिजाइन लचीलापन प्रदान करते हैं क्योंकि वे अधिक जटिल और जटिल भाग ज्यामिति की अनुमति देते हैं। हॉट रनर सिस्टम का व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है। वे दक्षता, भाग की गुणवत्ता और डिजाइन लचीलेपन के मामले में लाभ प्रदान करते हैं, जिससे वे इंजेक्शन मोल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाते हैं। हॉट रनर के 7 प्रसिद्ध ब्रांड हैं जैसे डीएमई, हस्को, मोल्ड मास्टर, इनको, सिमेंटिव, हस्की और यूडो। वे दुनिया भर के ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के हॉट रनर सिस्टम प्रदान करते हैं। 1. हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम। हस्की हॉट रनर सिस्टम सहित इंजेक्शन मोल्डिंग उपकरण का एक अग्रणी निर्माता है। वे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हॉट रनर समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं और उद्योग में उनकी मजबूत प्रतिष्ठा है। 2. मोल्ड मास्टर्स। मिलाक्रॉन की सहायक कंपनी मोल्ड मास्टर्स हॉट रनर सिस्टम बाजार में एक और प्रमुख ब्रांड है। वे नवीन हॉट रनर समाधान प्रदान करते हैं जो अपनी सटीकता, प्रदर्शन और उन्नत नियंत्रण सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। 3. सिमेंटिव। सिमेंटिव हॉट रनर सिस्टम का एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता है जो विभिन्न मोल्डिंग प्रक्रियाओं के लिए विविध प्रकार के समाधान पेश करता है। वे अपनी उच्च गुणवत्ता वाली हॉट रनर तकनीक और व्यापक ग्राहक सहायता के लिए जाने जाते हैं। 4. यूडो। यूडो एक सुस्थापित कोरियाई कंपनी है जो हॉट रनर सिस्टम और इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए सहायक उपकरण में विशेषज्ञता रखती है। वे हॉट रनर समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं और वैश्विक बाजार में उनकी मजबूत उपस्थिति है। 5. INCOE। INCOE कॉर्पोरेशन हॉट रनर सिस्टम का अग्रणी निर्माता है जो विभिन्न उद्योगों के लिए नवीन समाधान प्रदान करता है। वे अपनी उन्नत हॉट रनर तकनीक, सटीक इंजीनियरिंग और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए जाने जाते हैं। 6. DME। DME एक मिलाक्रॉन ब्रांड हॉट रनर सिस्टम सहित मोल्ड घटक उद्योग में एक विश्वसनीय नाम है। वे विश्वसनीयता, उपयोग में आसानी और लागत प्रभावशीलता के लिए डिजाइन किए गए हॉट रनर समाधानों की एक श्रृंखला पेश करते हैं। 7. HASCO। हास्को हॉट रनर सिस्टम सहित मोल्ड घटकों का एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता है। वे विभिन्न मोल्डिंग अनुप्रयोगों के साथ अपनी गुणवत्ता, सटीकता और अनुकूलता के लिए जाने जाने वाले हॉट रनर समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। औजारों का स्टील। टूल स्टील कई अलग अलग प्रकार के टूल स्टील है जैसे कि H13, P20, SKD61, S136, 1.2344, NAK80 और इसी तरह विभिन्न प्रकार के स्टील में अलग अलग स्टील की विशेषताएं और प्रदर्शन होते हैं। तो उत्पाद के लिए सही स्टील कैसे चुनें? निर्णय लेने से पहले आपको उत्पादन गुणवत्ता वाले उत्पाद कार्य और सतह के उपचार आदि पर पूरा विचार करना होगा। चाहे आपको नियमित टूल या हार्ड टूल उत्पादन मात्रा की आवश्यकता हो। यहाँ टूल स्टील के कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रकार दिए गए हैं। 1. H13 या 1.2344। H13 उच्च कठोरता और गर्मी प्रतिरोध के उत्कृष्ट संयोजन के साथ एक हॉट वर्क टूल स्टील है। इसका व्यापक रूप से डाई कास्टिंग, एक्सट्रूशन डाई, फोर्जिंग डाई और गर्म कतरनी ब्लेड के लिए उपयोग किया जाता है। 2. P20 या 1.2311। P20 एक बहुमुखी, कम मिश्र धातु उपकरण स्टील है जिसे मशीन करना आसान है और इसमें अच्छी कठोरता है। इसका उपयोग आमतौर पर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड के साथ साथ डाई कास्टिंग और एक्सट्रूशन डाई के लिए भी किया जाता है। 3. SKD61 या 1.2344। SKD61 H13 टूल स्टील का जापानी समकक्ष है। इसमें उच्च ताप प्रतिरोध और उत्कृष्ट कठोरता सहित समान गुण है। इसका उपयोग अक्सर तप्त कर्म अनुप्रयोगों जैसे डाई कास्टिंग और फोर्जिंग डाई के लिए किया जाता है। 4. S136 या 1.2083। S136 उच्च संक्षारण प्रतिरोध वाला एक स्टेनलेस स्टील प्रकार का टूल स्टील है। इसका उपयोग आमतौर पर उन सांचों के लिए किया जाता है जिन्हें ऑप्टिकल भागों और चिकित्सा उपकरणों जैसे संक्षारक वातावरण के लिए अच्छी पॉलिशबिलिटी और प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। 5. नाक या नाक 80। नाक एक पूर्व कठोर मोल्ड स्टील है जो अच्छी आयामी स्थिरता और उच्च पॉलिशबिलिटी प्रदान करता है। इसका उपयोग अक्सर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड, ब्लो मोल्ड और एक्सट्रूशन डाई के लिए किया जाता है। ये टूल स्टील प्रकारों के कुछ उदाहरण हैं और प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण और अनुप्रयोग हैं। अपने विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त टूल स्टील का चयन करते समय इच्छित उपयोग, आवश्यक कठोरता, पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध जैसे कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। का मतलब है कि आप एक मोल्ड में कितने उत्पाद बनाना चाहते हैं। आप उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पाद के आकार के अनुसार सिंगल कैविटी या मल्टी कैविटी बना सकते हैं। बेशक जितनी अधिक कैविटी होगी, उपकरण उतना ही महंगा होगा, लेकिन मल्टी कैविटी उपकरण आपकी उत्पादन लागत बचा सकते हैं। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन उत्पाद के लिए उदाहरण के लिए एक उपकरण 1 गुहा है लेकिन बी उपकरण 4 गुहा है। यदि दोनों उपकरणों का चक्र समय समान है, मान लीजिए 20 सेकंड, एक उपकरण केवल 20 सेकंड में एक उत्पाद बना सकता है लेकिन एक उपकरण 4 उत्पाद बना सकता है। इस मामले में 20 सेकंड मल्टी कैविटी टूल के लिए श्रम लागत और उत्पादन समय की काफी बचत होती है। एकल और बहु गुहा सांचों के बीच निर्णय लेते समय कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
यहाँ ध्यान में रखने योग्य कुछ प्रमुख कारक दिए गए हैं। 1. उत्पादन की मात्रा। वांछित उत्पादन मात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपके पास उच्च उत्पादन मात्रा की आवश्यकता है तो एक मल्टी कैविटी मोल्ड प्रत्येक मोल्डिंग चक्र में कई भागों का उत्पादन करके दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है। कम उत्पादन मात्रा के लिए एकल कैविटी मोल्ड अधिक उपयुक्त हो सकता है। 2. भाग की जटिलता। ढाले जाने वाले भाग की जटिलता एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। यदि भाग जटिल है या इसमें जटिल विशेषताएं हैं तो सटीक मोल्डिंग सुनिश्चित करने और मल्टी कैविटी मोल्ड्स के साथ उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं से बचने के लिए एकल कैविटी मोल्ड को प्राथमिकता दी जा सकती है। 3. भाग की गुणवत्ता और स्थिरता। ढाले गए भागों की आवश्यक गुणवत्ता और स्थिरता का मूल्यांकन करें। मल्टी कैविटी मोल्ड्स के परिणामस्वरूप कभी कभी भागों के बीच भिन्नताएं हो सकती है, खासकर यदि प्रक्रिया में भिन्नताएं हो या सामग्री के प्रवाह को संतुलित करने में समस्याएं हों। सिंगल कैविटी मोल्ड्स भाग की गुणवत्ता और स्थिरता पर बेहतर नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। 4. चक्र समय। प्रत्येक भाग के उत्पादन के लिए आवश्यक चक्र समय एक महत्वपूर्ण कारक है। मल्टी कैविटी मोल्ड्स प्रति चक्र उत्पादन आउटपुट बढ़ा सकते हैं, जिससे समग्र चक्र समय कम हो जाता है। हालांकि यदि चक्र का समय पहले से ही कम है या अन्य कारकों द्वारा सीमित है तो एकल कैविटी मोल्ड अधिक उपयुक्त हो सकता है। उपकरण सतह परिष्करण उपचार। सतह परिष्करण उपचार कई अलग अलग सतह परिष्करण उपचार है, जैसे कि पॉलिशिंग, वीडीआई बनावट, एमटी बनावट, एसपीआई, रासायनिक नक्काशी और इसी तरह अलग अलग सतह परिष्करण उपचार प्लास्टिक सामग्री के साथ कीमत अलग अलग होती है। 1. पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में चमकदार और प्रतिबिंबित फिनिश प्राप्त करने के लिए सामग्री की सतह को चिकना करना शामिल है। ये खामियों, खरोंचों और खुरदरेपन को दूर करने में मदद करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक चिकनी और चमकदार सतह बनती है। 2. वीडीआई बनावट। वीडीआई वेरिएंट इंजेयर बनावट एक मानकीकृत बनावट पैटर्न है जिसका उपयोग इंजेक्शन मोल्डिंग में किया जाता है। ये परिभाषित खुरदरापन और बनावट विशेषताओं के साथ एक विशिष्ट सतह फिनिश प्रदान करता है। वीडीआई बनावट का उपयोग अक्सर प्लास्टिक भागों की उपस्थिति और पकड़ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 3. एमटी बनावट। एमटी मोल्ड टेक बनावट एक अन्य प्रकार का बनावट पैटर्न है जिसका उपयोग इंजेक्शन मोल्डिंग में किया जाता है। ये विभिन्न बनावट पैटर्न और डिजाइन सहित सतह फिनिश की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। एमटी बनावट का उपयोग आमतौर पर प्लास्टिक भागों पर सौंदर्यपूर्ण और कार्यात्मक सतह फिनिश बनाने के लिए किया जाता है। 4. एसपीआई फिनिश। एसपीआई सोसाइटी ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री फिनिश इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक भागों के लिए उद्योग मानक सतह फिनिश का एक सेट है। एसपीआई फिनिश उच्च चमक से लेकर मैट तक होती है और इसमें विभिन्न बनावट और पैटर्न शामिल होते हैं। ये फिनिश सुसंगत और वांछित सतह उपस्थिति प्राप्त करने में मदद करते हैं। 5. रासायनिक नक्काशी। रासायनिक नक्काशी में रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके किसी भाग की सतह से सामग्री को चुनिंदा रूप से हटाना शामिल है। ये धातु की सतहों पर जटिल पैटर्न, बनावट या डिजाइन बना सकता है। रासायनिक नक्काशी का उपयोग अक्सर सजावटी उद्देश्यों के लिए या पेंटिंग या बॉन्डिंग जैसी बाद की प्रक्रियाओं के लिए आसंजन में सुधार के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक सामग्री कई प्रकार की होती है, उदाहरण के लिए पीसी, एबीएस, टीपी, पीओएम, पीवीसी आदि। ग्लास फाइबर के साथ कुछ प्लास्टिक सामग्री भी है। कई प्रकार की प्लास्टिक सामग्रियां उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और विशेषताएं हैं। यहाँ प्लास्टिक सामग्री के कुछ सामान्य प्रकार दिए गए हैं। 1. पॉलीथीन पी। ये एक बहुमुखी प्लास्टिक है जो अपने उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध, कम लागत और प्रसंस्करण में आसानी के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर पैकेजिंग, कंटेनर और प्लास्टिक बैग में किया जाता है। 2. पॉलीप्रोपाइलीन पीपी। पीपी उच्च ताप प्रतिरोध वाला एक टिकाऊ और हल्का प्लास्टिक है। इसका उपयोग ऑटोमोटिव पार्ट्स, खाद्य कंटेनर और वस्त्र सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। पीपी भी एक अपेक्षाकृत सस्ती प्लास्टिक सामग्री है, जिसकी कीमतें आमतौर पर कुछ अन्य इंजीनियरिंग प्लास्टिक की तुलना में कम होती है। 3. पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। पीवीसी एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक है जो अपने स्थायित्व, रासायनिक प्रतिरोध और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग निर्माण सामग्री, पाइप, विद्युत केबल और विनाइल रिकॉर्ड में किया जाता है। लागत फॉर्मुलेशन, एडिटिव्स और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। 4. पॉलीस्टाइनिन पीएस। पीएस एक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक है जिसका उपयोग आमतौर पर पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कटलरी और इंसुलेशन में किया जाता है। ये दो रूपों में पाया जा सकता है,
विस्तारित पॉलीस्टाइनिन EPS और ठोस पॉलीस्टाइनिन। लागत फॉर्म, ठोस या विस्तारित, और विशिष्ट ग्रेड के आधार पर भिन्न हो सकती है। 5. पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट PET। PET एक मजबूत और हल्का प्लास्टिक है जो अपनी स्पष्टता और अवरोधक गुणों के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर पेय पदार्थ की बोतलों, खाद्य पैकेजिंग और सिंथेटिक फाइबर में किया जाता है। इसकी लागत ग्रेड, स्पष्टता और इच्छित अनुप्रयोग जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। 6. एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन ABS। ABS एक सख्त और प्रभाव प्रतिरोधी प्लास्टिक है जिसे आसानी से ढाला जा सकता है। इसका उपयोग ऑटोमोट सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। आइव हिस्से, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक आवास। अपने बेहतर यांत्रिक गुणों और बहुमुखी प्रतिभा के कारण ABS इस सूची में कुछ अन्य की तुलना में अधिक महंगी प्लास्टिक सामग्री है। 7. पॉलीकार्बोनेट PC। PC एक पारदर्शी और अत्यधिक प्रभाव प्रतिरोधी प्लास्टिक है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनके लिए उच्च शक्ति और स्पष्टता की आवश्यकता होती है, जैसे सुरक्षा चश्मे, ऑटोमोटिव घटक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। PC एक उच्च लागत वाली प्लास्टिक सामग्री है जो अपने असाधारण प्रभाव प्रतिरोध और स्पष्टता के लिए जानी जाती है। 8. पॉलीअमाइड PA या नायलॉन। नायलॉन उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों वाला एक मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक है। इसका उपयोग कपड़ा, ऑटोमोटिव पार्ट्स और इंजीनियरिंग घटकों जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। अपने उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों और बहुमुखी प्रतिभा के कारण नायलॉन को आमतौर पर उच्च लागत वाली प्लास्टिक सामग्री माना जाता है। 9. पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट ग्लाइकोल PETG। PETG अच्छा रासायनिक प्रतिरोध वाला एक पारदर्शी और सख्त प्लास्टिक है। इसका उपयोग आमतौर पर चिकित्सा उपकरणों, साइनेज और प्रदर्शन सामग्री में किया जाता है। उपकरण स्थान। उपकरण उत्पादन को उसी देश में रखने या निर्यात करने का निर्णय वास्तव में मोल्ड लागत पर प्रभाव डाल सकता है। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। 1. देश। यदि उस देश में श्रम लागत कम है जहां उपकरण उत्पादन निर्यात किया जाता है, तो ये संभावित रूप से मोल्ड लागत को कम कर सकता है। श्रम लागत। मोल्ड उत्पादन में कुशल श्रम शामिल होता है और श्रम लागत के बीच काफी अंतर हो सकता है। 2. विनिर्माण अवसंरचना। कुछ देशों में अच्छी तरह से स्थापित विनिर्माण अवसंरचना और मोल्ड उत्पादन में विशेष विशेषज्ञता हो सकती है। यदि किसी विशेष देश में एक मजबूत मोल्ड विनिर्माण उद्योग है, तो ये पैमाने और विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के कारण प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की पेशकश कर सकता है। 3. गुणवत्ता मानक। विभिन्न देशों में मोल्ड उत्पादन के लिए अलग अलग गुणवत्ता मानक और नियम हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निर्यात किए गए सांचे आवश्यक गुणवत्ता मानकों और विशिष्टताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि गुणवत्ता में कोई भी समझौता लंबे समय में अतिरिक्त लागत का कारण बन सकता है। 4. आपूर्ति श्रृंखला। मोल्ड उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, घटकों और मशीनरी की उपलब्धता और लागत देशों के बीच भिन्न हो सकती है। निर्यातक देश में एक अच्छी तरह से स्थापित और लागत प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला कम मोल्ड लागत में योगदान कर सकती है। 5. शिपिंग और लॉजिस्टिक्स। सांचे के निर्यात में शिपिंग, सीमा शुल्क और लॉजिस्टिक्स से संबंधित अतिरिक्त लागत शामिल होती है। इन लागतों को समग्र मोल्ड लागत विश्लेषण में शामिल किया जाना चाहिए। प्लास्टिक उत्पाद सहनशीलता। प्लास्टिक उत्पाद सहिष्णुता का तात्पर्य प्लास्टिक उत्पाद के इच्छित आयामों या विशिष्टताओं से स्वीकार्य भिन्नता या विचलन से है। प्लास्टिक उत्पाद सहनशीलता के संबंध में यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। यदि आप ऐसे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जिनके लिए उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो टूलिंग को डिजाइन करते समय सहनशीलता सीमा को खोलने पर विचार करना उचित हो सकता है। यहाँ कुछ का व्यापक सहनशीलता की अनुमति देकर आप विनिर्माण प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं और अत्यधिक सटीक टूलिंग की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। इससे उत्पादन लागत कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि सख्त सहनशीलता के लिए अक्सर अधिक जटिल की आवश्यकता होती है और महंगी टूलिंग। 2. विनिर्माण लचीलेपन में वृद्धि। व्यापक सहनशीलता विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान अधिक लचीलापन प्रदान करती है। यह उत्पाद की कार्यक्षमता या गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना आयामों में मामूली बदलाव की अनुमति देता है। यह उत्पादन को सुव्यवस्थित कर सकता है और मामूली आयामी भिन्नताओं के कारण अस्वीकृति या पुनः कार्य की संभावना को कम कर सकता है। निर्माण प्रक्रिया तेज हो सकती है क्योंकि इसमें सावधानी पूर्वक समायोजन और माप की आवश्यकता कम होती है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है और लीड समय कम हो सकता है। 4. कम महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त। यदि उत्पाद में कठोर आयामी आवश्यकताएं नहीं है या यदि ये कम महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए है, तो सहनशीलता सीमा को खोलना एक व्यवहारिक दृष्टिकोण हो सकता है। यह उत्पाद की कार्यक्षमता या प्रदर्शन से समझौता किए बिना स्वीकार्य विविधताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है।
हालांकि लागत, दक्षता और आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। ये 9 कारक है जो उपकरण निर्माण मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप एक छात्र या उपकरण निर्माता, एक इंजीनियर या मोल्ड उद्योग के पेशेवर हैं तो कृपया नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ दें यदि मुझसे कुछ छूट गया है। यदि आप प्लास्टिक इंजेक्शन टूल के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, आशा है कि यह जानकारी उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया अभी सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे अपनी टिप्पणियां छोड़ना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा, ध्यान रखें।